पवन और सौर, मध्य प्रदेश बनेगा देश में सिरमौर। देखो सारी दुनिया चाहे घूमो किसी महफिल में, घर ना देखा मध्य प्रदेश तो कसक रहेगी दिल में। क्योंकि ये दिल है, दिल है, दिल है, ये हिंदुस्तान का दिल है। उज्जैन है भगवान महाकालेश्वर की धरती, मैहर में विद्यादायिनी मां शारदा बसती। खजुराहों में प्रेम और सौंदर्य का वास है। मांडू है आनंद की नगरी, अद्भुत भेड़ा घाट है। ताप्ती चंबल सोन महानदी करती ही गुणगान है। क्योंकि ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ये हिंदुस्तान का दिल है। सतरंगी संस्कृतियों का यह सुंदर समावेश है। सांची का स्तूप देता शांति का संदेश है। पचमढ़ी सतपुड़ा और विंध्य बेमिसाल है। गर्व है जिस पे देश को वो अपना मध्य प्रदेश है। क्योंकि ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ये हिंदुस्तान का दिल है। जीवन के हर रंग अपनाएं, आए मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में लोक सेवा प्राप्त करना नागरिकों के लिए निरंतर आसान होता जा रहा है। हाल ही में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 26 और नई लोक सेवाएं शामिल की गई हैं, जबकि प्रदेश के 21 विभागों की 102 सेवाओं पर इस अधिनियम के प्रावधान पहले से ही लागू थे। जब से ये लोक सेवा गारंटी के तहत ये योजना चालू की है, उसमें पब्लिक को काफी फायदा मिल रहा है। बीपीएल कार्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ आवेदन पत्र दिया था 9 तारीख को, उसके 40 दिन बाद मुझे ये राशन कार्ड यहाँ से प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अधिक सराहना मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी सराहना करते हुए अधिनियम को लोक सेवा श्रेणी में पुरस्कार दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा प्राप्त करना आपका अधिकार है, इसे हक से मांगें और यदि तय समय सीमा में सेवा नहीं मिलती है तो इसके खिलाफ शिकायत करें। जानकारी न देने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने से वसूल राशि संबंधित आवेदक को दी जाती है। लोक सेवा प्राप्त करना आपका अधिकार, आपके साथ मध्य प्रदेश सरकार। आज मध्य प्रदेश के किसानों ने खेती के परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीक को अपनाकर खेती करना शुरू कर दिया है। तभी तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर करीब 25% हो गई है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही ट्यूबवेल ढांचा, प्लास्टिक की मल्विंग, प्लास्टिक टनल, पक्षी रोधी, ओला रोधी जाली, ग्रीन हाउस तथा पॉली हाउस योजनाएं किसानों के बीच वरदान साबित हो रही है। इनमें से एक है पॉली हाउस। इस पद्धति से खेती करने से आज किसानों के मुनाफे में 30 से 35% तक का इजाफा हुआ है। ये एक सफेद पॉलीथीन से बना रक्षात्मक घर होता है। इसमें सब्जियां, मसाले और फूलों की खेती की जाती है। आसपास लगी जालियों से तापमान और नमी नियंत्रित रहती है और जिससे कि कीड़े लगने का डर भी नहीं रहता। पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर की व्यवस्था होती है, जिससे पौधों को जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए पौधों को रस्सी से बांधा जाता है, जिससे पैदावार अधिक होती है। फसलों में केचुआ खाद, गोबर खाद व ऑर्गेनिक खाद का उपयोग सोने पर सुहागा होता है। यानी सभी उत्पाद स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक साबित होते हैं। पहले ये योजना सिर्फ 19 जिलों में शुरू की थी और आज प्रदेश के सभी जिलों में योजना की बहार है।
पॉली हाउस का निर्माण करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 50% की सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है। अब तक 8,500 किसानों को लगभग 18 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। योजना की शुरुआत में गुणवत्ता युक्त पौधों और रोपण सामग्री के लिए सामान्य किसानों को 1,50,000 तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 2,50,000 तक की राशि दी जाती है। आज प्रदेश में लगभग 2,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पॉली हाउस का निर्माण तो हुआ ही है, भरपूर उत्पादन भी हो रहा है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं प्रभु पटेरिया। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जुर्रत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती बेमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता। सुख और दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं और दुखों से हार कर मौत को गले लगाना यकीनन सिर्फ बुज़दिलों का ही काम है। फिर भी आज के बदलते वक्त में हमारे युवाओं ने इसे ही संसार का एकमात्र सत्य और मोक्ष का मार्ग मान लिया है। लिहाजा आत्महत्या का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है और इलाज लापता है। जी हाँ, आत्महत्या एक शब्द जो आंखों के सामने मौत का भयावह मंजर खड़ा कर देता है। कहने को इसके अर्थ मनचाही मौत से जुड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि यह एक अनचाही और अनपेक्षित मौत की दर्दनाक कहानी है। एक हंसते खेलते जीवन का त्रासद अंत है, लेकिन न चाहते हुए भी सुसाइड समाज के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। जबकि जिंदगी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, हजार नेमतें लेकर आती है, फिर भला कोई कैसे अपने ही हाथों अपनी सांसें बंद कर देता है, अपनों रिश्ते नातों को छोड़कर जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है। क्या जरूरी है कि मौत के बाद सारी समस्याएं सुलझ ही जाएंगी? दोस्तों, आज चर्चा सूबे में बढ़ रही सुसाइडल टेंडेंसी और जंग हारती जिंदगी पर, क्योंकि आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों से निकलती आह को अनसुना और अनदेखा करना अब आसान नहीं रहा। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। सऊदी अरब में बंधक बनाए गए 140 भारतीयों ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार। भोपाल का सत्येंद्र प्रसाद भी है बंधकों में शामिल। 8 महीने से सेल्मो कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर वेतन भी रोका। कल विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन सत्र में विदेश मंत्री के शामिल होने पर सस्पेंस। अचानक बेटी की तबीयत खराब होने पर सीएम के साथ दिल्ली लौट गई थी सुषमा स्वराज। विश्व हिंदी सम्मेलन के दूसरे दिन संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता पर हुआ मंथन। विज्ञान, विदेश नीति, प्रशासन में हिंदी के उपयोग पर दिया गया जोर। कल भोपाल आएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। विश्व हिंदी सम्मेलन में होंगे शामिल। विधानसभा भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती और रणनीति पर देंगे व्याख्यान। मकरोनिया नगर पालिका पर भी बीजेपी का कब्जा। अध्यक्ष पद पर सुशीला रोहित 7,000 वोटों से जीती। सीएम शिवराज ने जताई खुशी। बैतूल घोड़ा डोंगरी महिला चौकी प्रभारी पर अश्लील हरकत करने का आरोप। पूर्व जनपद अध्यक्ष ने कहा महिला सब इंस्पेक्टर ने तलाशी के बहाने लॉकअप में उतारे कपड़े। कोरिया में ज्योति मिशन स्कूल के प्रिंसिपल पर फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। छात्रा ने तबीयत बिगड़ने पर मां को बताई दर्द भरी दास्तान। 3 आरोपी गिरफ्तार। सागर में नाबालिग लड़के से कुकर्म करने वाले हैवान को फांसी की सजा। जिला कोर्ट ने अमानवीय और जघन्य कृत्य मानते हुए सुनाया फैसला। सूखे के मुद्दे पर कांग्रेस की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा सिंचाई के लिए बांधों से पानी छोड़ने में क्या है दिक्कत।
और छत्तीसगढ़ में भी 9 दिनों तक मांस की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, 10 से 18 सितंबर तक नहीं होगा जानवरों का कत्ल। This program is sponsored by CXCT. खो गई है जिंदगी यहीं कहीं, ढूंढ रहे मगर मिलती ही नहीं, शायद सोच की नजर ही कमजोर पड़ गई है। वाकई आधुनिकता की आंधी में कमजोर पड़ गई है जिंदगी जीने का जज्बा। टूट गया है खुद से भरोसा। इसे देश का दुर्भाग्य कहें या फिर आधुनिकता की साजिश। एक तरफ तो देश तरक्की की राह पर है, तो दूसरी तरफ वहां के बच्चों, किशोरों और युवाओं में तनाव का मर्ज बढ़ता जा रहा है। क्षमता से अधिक अपेक्षा के चलते तनाव और कुंठा कई होनहारों का जीवन लेती जा रही है। कैरियर की दहलीज पर कदम रखने वाले युवा भी इस प्रतियोगी जमाने में तनाव तले जी रहे हैं। बढ़ते अवसाद से बड़े अपराधों के आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आज की पीढ़ी इतना आगे बढ़ गई है कि जीवन ही पीछे छूट गया है। तभी तो दुनिया में हर 2 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई आत्महत्या की कोशिश करता है। हर 40 सेकंड में कोई एक आत्महत्या करने में सफल होता है और विश्व में हर दिन आत्महत्या करने वाले 2190 लोगों में से हर 6ठा शख्स हिंदुस्तान का होता है। देश में हर रोज हर 3 घंटे में 15 साल से कम उम्र का कोई ना कोई बच्चा आत्महत्या करता है। हर 4 घंटे 12 मिनट में बेरोजगारी और कैरियर की समस्या की वजह से एक आत्महत्या होती है। हर 1 घंटे 57 मिनट में कोई युवक या युवती प्रेम संबंधों को समाज द्वारा नकारे जाने के कारण आत्महत्या करता है। तो हर 3 घंटे 25 मिनट में कोई एक छात्र स्कूल की परीक्षा में फेल होने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। घटता आत्मविश्वास, तरक्की करता तनाव और बढ़ती आत्महत्याएं, आज हिंदुस्तान के युवाओं की हकीकत सिर्फ यही है जो सामने आई है एनसीईआरबी की हालिया रिपोर्ट में। वाकई कितना आसान है ना आत्महत्या करना। घर में रखा कोई कीटनाशक पी लो या फिर पंखे में रस्सी डालकर लटक जाओ। इतना नहीं हो सकता तो फिर किसी ऊंची जगह से कूद जाओ। ऊंचाई से डर लगता है तो रेलवे ट्रैक पर चले जाओ। चाकू से नस काट लो। और भी ना जाने कितने तरीके हैं जीवन लीला खत्म करने के। लेकिन क्या सुसाइड ही सारी समस्याओं का आखिरी समाधान है? दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाँ, जिंदगी तो सिर्फ जीने के लिए होती है, लेकिन अफसोस आज हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जिंदगी की हर जंग हार रही है। कभी सपनों की दौड़ में, कभी नंबरों की होड़ में, कभी अकेलेपन के अवसाद में, कभी असफलता के अंधकार में, तो कभी प्यार में मिली हार में। तनाव हर तरफ जीत रहा है। मौत जिंदगी को मात दे रही है। जिंदगी जिल्लत और जद्दोजहद के भंवर में फंसकर खत्म हो रही है। आत्महत्या आधुनिक जीवन शैली का अहम हिस्सा बनते जा रही है। ना बाहरी रिश्तों में सुकून है, ना घर के रिश्तों में शांति। तभी तो समाज में बढ़ रही सुसाइडल टेंडेंसी खतरनाक साबित हो रही है। कभी बचपन को नंबरों के तराजू में तौलकर जिंदगी को खामोश कर दिया जाता है, तो कभी हताशा से हारकर जिंदगी खुद ही खत्म हो जाती है। वहीं भारत में खुदकुशी करने वालों में आधे से ज्यादा युवा महज 15 से 30 साल के होते हैं। तो टीनेजर्स के लिए भी सुसाइड अब ट्रेंड बनते जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी और चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा खुदकुशी के मामले राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं, जहां युवाओं पर भारी तनाव जिंदगी को ही खत्म कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक
भोपाल में हर रोज 3 लोग मामूली बात पर आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। साल 2014 में भोपाल में 1064 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 630 पुरुष और 434 महिलाएं शामिल हैं। वहीं जून 2015 तक शहर में 284 लोग अपनी जान दे चुके हैं। भोपाल में साल दर साल आत्महत्या के आंकड़े। साल 2012 में 648 आत्महत्याएं की गई, साल 2013 में 579, साल 2014 में 1064, साल 2015 जून तक 284। वहीं 108 EMRI के मुताबिक 2014 में खुदकुशी के मामले। साल 2014 में प्रदेश भर से 108 पर आए कॉल में से 11.9% भोपाल से थे। दूसरे नंबर पर इंदौर से 9.3% कॉल दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर सागर से 6.3% कॉल दर्ज किए गए। चौथे नंबर पर जबलपुर से 5.8% कॉल दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में खुदकुशी की स्थिति 16 से 20 साल उम्र के 14.20%, 21 से 25 साल के बीच 26.06%, 26 से 30 साल के बीच 19.41%, 31 से 35 साल के बीच के लोग 13.83%। देखिए, डिप्रेशन की वजह, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन को समझने में। डिप्रेशन का जो मूलतः वजह होती है वो है मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन। वो मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन जो है किसी के चाहे अनचाहे, मतलब वो एक जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, आप नहीं चाहते हो आपको ब्लड प्रेशर होना, पर होता है, तो वैसे ही डिप्रेशन जिसे होना है उसे होगा। लेकिन हाँ, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होती हैं, और क्योंकि किशोरावस्था वैसे ही अपने आप में एक बहुत नाजुक दौर होता है, वो भी इसलिए क्योंकि मस्तिष्क में उस समय बहुत सारे बदलाव अंदरूनी आते हैं। सुसाइड के लगातार बढ़ते मामले सूबे और समाज के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रही है युवाओं में खुद को खत्म करने की खौफनाक प्रवृत्ति? आखिर खुली सोच की यह कैसी कीमत चुका रहे हैं देश प्रदेश के युवा? क्या बदलते सामाजिक परिवेश में टीवी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव और अपनों में सिमटता संवाद ही तो सुसाइड की वजह नहीं है? लेकिन हर आत्महत्या करने वाले को सिर्फ एक बार यह सोचना चाहिए कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी है? क्या इस जिंदगी पर सिर्फ उसी का हक है? क्या वो देख पाएगा अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को हर रोज तड़प कर तिल तिल मरते? क्योंकि सिर्फ कामयाबी या गुमनामी की जिंदगी ही हद नहीं है। जब रोशनी की एक महीन लकीर भी काले अंधेरे को चीर सकती है, एक आशा भरी मुस्कान भी निराशा के दलदल से बाहर ला सकती है, तो फिर भला मौत को वक्त से पहले क्यों बुलाया जाए? क्या सुसाइड ही समस्याओं का एकमात्र हल है? क्योंकि वक्त की रफ्तार में जिंदगी के उठापटक और सांसों की उलझती डोर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, मौत, जिंदगी के पैराहन में आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर जाने से पहले उसकी बानगी नहीं होती तो वो तड़प खामोश कर उस सत्य को भी कचोटती रहती है। इसलिए बेवक्त मरना खुद के साथ बेईमानी है और मरने से पहले खुलकर जीना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल ये जिंदगी फिर मिले ना मिले दोबारा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। जब आत्महत्या आधुनिक जीवन शैली का बन जाए अहम हिस्सा, देश में हर रोज हर तरफ सुनाई दे युवाओं की खुदकुशी का किस्सा और जिंदगी हारने लगे हर जंग, तो सवाल उठते हैं। युवाओं में क्यों बढ़ रही खुदकुशी की प्रवृत्ति? क्या हिंदुस्तान के बदलते सामाजिक परिवेश से बढ़ रहा आत्महत्या का ग्राफ? ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरों में क्यों बढ़ रहे सुसाइड के केस? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता संगीता जोशी हमारे साथ हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। समाजशास्त्री प्रार्थना मिश्रा जी भी हमसे जुड़ी हैं। प्रार्थना जी, आपका भी स्वागत है। मनोज चिकित्सक डॉक्टर RN साहू हमारे साथ हैं। साहू जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो समाज और के जो ये दिक्कत आ रही है, जो विभीषिका फैल रही है, इस पर भी अपनी राय प्रकट करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है आत्महत्या के मामले, खासकर युवाओं में? देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं आज, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सबसे पहले
पूरे विश्व के अंदर आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल के अंदर इसका अनुपात 200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। और विशेषतः 14 से 24 साल के जो बच्चे हैं, यूथ है, उसके अंदर सुसाइड का अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और भारत भी जो सुसाइड जो विश्व में होते हैं उसका मेजर अनुपात, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर छठा व्यक्ति जैसे आपने बताया वो अपने इंडियन होता है या भारतीय महाद्वीप से होता है। अब ये केसेस तो पहले भी होते थे, सुसाइड पहले भी लोग करते थे, पर पिछले 10-20 सालों में ये देखा है कि सुसाइड का अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण सामने आए हैं वो हम आपको गांधी में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक रोग विभाग में, और मैंने पिछले 5 साल में जो सुसाइड करने की जो कोशिश करती है उन बच्चों का अध्ययन किया है और 600 लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है। और उसमें हमने जो अध्ययन में पाया है मैं आपको वो शेयर करना उचित समझूंगा। ये सबसे अच्छा माध्यम है, अच्छा समय है मेरे लिए, अच्छा मौका है जी। उसमें जो हमने देखा है उसमें ये देखा है कि एक जो आत्महत्या है एक कई जीवन की परेशानियों का एक कॉमन आउटपुट है। इसके पीछे जो उत्प्रेरक होते हैं या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो घरेलू झगड़े हो सकते हैं, लव अफेयर में ब्रेकअप हो सकता है, कोई इकोनॉमिक लॉस हो जाए वो हो सकता है, आर्थिक कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कोई अपनी रेपुटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। जो अगर मुख्य जो कारण सामने आए हैं वो बढ़ते हुए ड्रग्स की जो समस्याएं हैं, अल्कोहल की जो समस्याएं हैं, काफ़ी लोगों में देखा गया है कि जो लोग दारू का सेवन करते हैं या नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं वो भी एक मुख्य कारण आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो मानसिक रोग है, बढ़ते हुए मानसिक रोग हैं, तनाव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें मुख्यतः डिप्रेशन जो रोग है उसका नंबर सबसे ज़्यादा पाया गया है। इसके साथ साथ जो परिवारों में विखंडन हुए हैं, न्यूक्लियर फैमिली रह गई हैं, पहले ज्वाइंट परिवार हुआ करते थे, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की। प्रार्थना जी आपसे जानना चाहूँगा, आप समाजशास्त्री हैं, समाज में जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट घर कर रहा है, कहीं ये मुख्य वजह तो नहीं सब आत्महत्याओं के बढ़ने की? देखिए, जो हम लोग के पास केसेस आते हैं उसमें दोनों परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जहां हम लोगों के पास ऐसे महिलाएं भी आती हैं जो संयुक्त परिवारों से हैं, इसको कहने में मुझे झिझक नहीं होगी। मेरे खुद के व्यक्तिगत में मेरी मदर ने बहुत साल पहले, मतलब शायद 30 साल पहले उन्होंने सुसाइड किया था, जबकि वो संयुक्त परिवार में थी। लेकिन संयुक्त परिवारों में भी कभी कभी जो दोयम दर्जे का है उसके ऊपर जिस तरह का दबाव होता है और उसको फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। सपोर्ट सिस्टम ना मिलने से अकेला हो जाना, हताशा और निराशा की वजह से कई बार व्यक्ति इस तरह के कदम उठा लेता है और फिर वो ये नहीं सोचता कि इसके परिणाम जो है उससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनको भुगतने पड़ेंगे। तो शायद हम लोग जो देखते हैं कि बहुत बार जो पारिवारिक विवाद होते हैं उसमें 2 लोगों के बीच के विवाद बहुत कम होते हैं, बल्कि दूसरों की वजह से जो विवाद होते हैं, और इसके चलते कई बार गुस्से में, हताशा में इस तरह के कदम हम लोग यहाँ जो महिलाएं आती हैं उनके बीच में हमको देखने को मिले हैं। संगीता जी, प्रार्थना जी ने बताया कि विवाद भी एक कारण है, तो क्या कोर्ट में जो केस लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, क्या कहीं इसका भी कोई इसमें योगदान होता है लोगों के डिप्रेशन में जाने का, उनको इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होने का? और किस तरह के मामले आते हैं अदालत में ऐसे? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर काफ़ी आते हैं जिसमें महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं और वो चाहती हैं कि उन्हें न्याय भी मिले, और साथ साथ अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हें भरण पोषण सेक्शन 125 की तहत जल्दी से जल्दी मिले ताकि वह अपना पालन पोषण कर सके। इस तरह के मैटर काफ़ी आते हैं हमारे पास में। और लेकिन अभी हम ये जिस तरह से अभी आंकड़ों की बात की है कि आत्महत्याएं जो बच्चे कर रहे हैं 16 से 20 वर्ष की, तो हम ये देखते हैं कि 15 से 30 साल की उम्र की जो जितने प्रकार से आत्महत्याएं जिस ग्रुप में की जा रही है, जैसे 16 से 20 की वो परिस्थिति अलग है, और 21 से 25 की जो परिस्थिति देखेंगे तो वहाँ परिस्थिति अलग होगी। चाहे 21 से 25 के बीच में जाएंगे तो वहाँ पर कंपटीशन के कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, और या किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अगर 25 से 30 के बीच में जाएंगे, 26 से 30 के बीच में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं जब एक गांव से निकल एक व्यक्ति
किसी राजधानी या कहीं पर जॉब करने जाता है अपने परिवार को लेकर, और वह सुचारू रूप से उस परिवार को नहीं चला पाता, कहीं ना कहीं वहाँ टेंशन होती है आपस में, और इस कारण से आपस में एक दूसरे का ईगो भी हर्ट करते हैं। तो इस कारण से भी आत्महत्या देखने को मिलती है कि लोग इस कारण से भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो सभी कंडीशन में अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, क्योंकि 16 से 20 में देखेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि जैसे माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इतना प्रेशर ना दे कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उसकी जो इच्छा है उसको भी देखा जाए। संगीता जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हमसे जुड़े हुए आप पैनल से सवाल करना चाहते हैं, दमोह से प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, स्वागत है अपना, सवाल कीजिए। सर, मैं सवाल पूछने के पहले बताना चाहूंगा ऐसे कारणों में कि ये महंगाई, ये पारिवारिक सामाजिक तनाव, ये ज्यादा महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और आज जो संघर्ष क्षमता की कमी है, और ये संयुक्त परिवार प्रथा की जगह जो आजकल एकल परिवार प्रथा चल रही है, और ये तनाव को न झेल पाना और संस्कृति का समायोजन न कर पाना, ये प्रमुख वजह तो ही। सर, मेरा आज का सवाल है कि जो आज आत्महत्याएं हो रही है, इसके पीछे ये सभी जनप्रतिनिधि, सरकार, बुद्धिजीवी और संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, इनकी जिम्मेदारी से तो पीछे नहीं हट रही है। क्या यहाँ इनको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि ये ना हो? प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम राघवेंद्र जी से चाहेंगे कि इसका जवाब राघवेंद्र जी दें। राघवेंद्र जी, सवाल समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ सवाल है ये सवाल जो है दरअसल पूरे समाज से है, और इसमें कोई भी तबका अपने आप को बचा नहीं सकता है, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो स्कूल के लोग हों, चाहे वो इस शासन तंत्र या सरकार की जो बात अभी हमारे दर्शक ने की है। मेरा ये मानना है कि बचपन में या जो किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं, वहाँ जो आत्महत्या होती है वो भावनात्मक ज़्यादा होती है, उसका प्रतिस्पर्धा से ताल्लुक कम होता है, क्योंकि बच्चे जिस एज में होते हैं, टीनेजर जो किशोर वयावस्था होती है, वहाँ बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और कई बार ये होता है कि आजकल पूरा परिवार जो है वो कामकाजी होता है, पत्नी भी नौकरी करती, पति भी नौकरी करते हैं, और उसके बाद घर में नाना नानी या दादा दादी का अभाव होता है, क्योंकि अब उनकी जगह वृद्धाश्रमों में हो गई है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात है किशोर बच्चों की आत्महत्याएं। हालांकि ये आंकड़े पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो गति बढ़ी है उसकी वजह है उनका भावनात्मक अकेलापन होना और परिवार द्वारा उनकी अनदेखी करना, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक शासन की बात करें, स्कूल की बात करें और हमारे तंत्र की बात करें, तो समाज उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाएगा, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी शुरू होती घर से और स्कूल से। अगर ये दोनों जगह ठीक है तो बच्चे की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी। और जहाँ तक प्रतिस्पर्धा की बात है, वो शुरू होती है कॉलेज में आने के बाद या कॉलेज की नौकरी पढ़ाई पूरी होने के बाद। तो कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा में तो बच्चे लोग फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे किशोर वयावस्था में जब 16 साल के होते हैं, अगर उनको हमने फाइटर नहीं बनाया, उनको जीवन में लड़ने की शैली नहीं बताई, उनको नैतिक शिक्षा नहीं दी, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी युवावस्था या उसकी प्रौढ़ावस्था बहुत कमजोर होगी और वो आत्महत्या की तरफ जाएगा। एक दर्शक और हम साथ जुड़ गए हैं, विदिशा से माधुरी जी। जी माधुरी जी, स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, ये कहना चाहूंगी मैं, जो बच्चे आत्महत्या करते हैं जी, तो उनमें एक तो कमजोरी ये रहती है कि बच्चे यदि फेल वगैरह हो गए हैं तो माता पिता या किसी समाज के डर से और बच्चों के डर से वो कर लेती हैं, दबाव के कारण। सवाल क्या जानना क्या चाहते, जिज्ञासा क्या है आपकी? हमारी जिज्ञासा ये है कि ज्यादातर है ना बच्चे इसी वजह से उठाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी योजना चलाई है कि बहुत आसानी से आजकल पेपर वगैरह सब चीज अच्छे से हो रहे हैं और फेल भी बहुत कम बच्चे होते हैं। चलिए ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ हैं भोपाल से, योगेश जी। योगेश जी, सवाल कीजिए। सर, वैसे आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है जी। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा सर, क्या आत्मविश्वास की कमी तो इसका सबसे बड़ा कारण नहीं है? लोग अपने आप को हताश कर लेते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता समस्याओं से लड़ने का। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। मैं प्रेरणा जी आपसे जवाब चाहूंगा इसका, और साथ में ये भी चाहूंगा कि प्रार्थना जी आपसे जवाब चाहूंगा कि परिवार वाले बच्चों को एक स्थिति तक तो अपने साथ रखकर पढ़ाते हैं और अचानक जब वो 12th पास कर लेते हैं तो उनको कहीं हॉस्टल में रहने छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। कहीं ये बच्चों में एकाकीपन जो है ये मुख्य वजह तो नहीं है इस आयु वर्ग में आत्महत्या की? देखिए आजकल क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है, माँ बाप की भी अपेक्षाएं हो गई है। फलां का बच्चा ऐसा हो गया तो उनकी अपेक्षा हो जाती है कि मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी वैसी ही होनी चाहिए। तो वो लोग क्या कहेंगे, लोगों के बीच में मेरा स्टेटस क्या होगा, इसको चलते वो बच्चों को लेकर दबाव बनाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चों को क्या
लाइन में जाएं, क्या सब्जेक्ट लें। बच्चे का पसंद कुछ और है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर हो सकता है, मेरा बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता हो, लेकिन उसके पास वो चयन का अधिकार नहीं होता है और वो माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जबरन उस फील्ड में जाता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हम लोगों के पास एग्जाम्पल हैं। और वहाँ फिर वो कई बार होता है कि चूंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको लेकर बहुत ज्यादा उसका विजन नहीं है, वो नहीं करना चाहता, किसी वजह से उसके कदम वहाँ पर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे में उसको लगता है कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे पीछे मेहनत की, मेरी माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, और उसके बाद समाज, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम आजकल सोचते हैं कि समाज में मेरा स्टेटस कहीं दूसरा हो जाए, अगर हम फेल हो जाएंगे, अगर मेरा प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत आप जब भी बात करेंगे रिजल्ट निकलेगा तो एक होड़ रहती कितना परसेंट लाए, तो कितना परसेंट में हम उलझ जाते हैं और हम बच्चों से ये प्रार्थना जी, मतलब परिवार का दबाव है बच्चे के ऊपर, वो परेशान करता है। आप कहते थे कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे इतना परसेंट चाहिए। अब एग्जाम शुरू होगा और सिर्फ बात यही हो रही है कि मुझे इतना परसेंट चाहिए। सवाल ये है कि मेरे बच्चे की समझ है कि नहीं है, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज के जोर में हम ज्यादा जा रहे हैं और बच्चे को कहीं ना कहीं हम अकेला छोड़ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये परिवार का दबाव कहीं डिप्रेशन की मुख्य वजह ये तो नहीं, और जैसा कि अभी हमने दिखाया था, मनोचिकित्सक हमारी बता रही थी पैकेज के दौरान कि डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, डिप्रेशन तो आना है तो आएगा, तो क्या डिप्रेशन इस हद तक आता है कि वो लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दे? इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जो सत्य है, जो स्पष्टता होना चाहिए समझने के लिए, ये कोई गंभीर मामला है। ये अभी तक जो भी वर्ल्ड में, विश्व में अध्ययन हुए हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं हमारे इंडिया में भी, उसमें पाया गया है कि 95% से ज़्यादा टाइम तक जो लोग सुसाइड करते हैं वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से, दिमागी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और ये दिमाग की विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें 200-300 बीमारियां होती हैं। और डिप्रेशन एक प्रकार का रोग है, एक टाइप की बीमारी है जिसके कारण, जिसका अनुपात सुसाइड के केसेस में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये एक रोग है और सुसाइड की भी व्यक्ति के अंदर जीन्स होती हैं, और जिसमें जो दुर्बल होते हैं या जिनकी पर्सनालिटी वीक होती है, जैसे आत्मविश्वास की कमी कहा, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भी मानसिक रोग जल्दी हो जाता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वृद्ध लोग सुसाइड नहीं करते, दोनों एज के लोग सुसाइड करते हैं, वृद्ध लोग भी सुसाइड करते हैं। और इसका मुख्य कारण जो रहता है मानसिक रोग रहता है। पर मानसिक रोग होना ही अकेला कारण नहीं होता है, इसके पीछे पारिवारिक तनाव, पारिवारिक झगड़े, जो बढ़ती हुई स्ट्रेस है। अब जैसे उन्होंने बताया कि भाई माँ बाप जो होते हैं बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि तू इतने परसेंट ला, इतने मार्क्स ला। उसमें होता क्या है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद तो जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो वो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे में उतनी योग्यता है कि नहीं है, उसमें उतना एप्टीट्यूड या एटीट्यूड है कि नहीं है, वो सब वो नहीं देखते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि भाई तुम तो ये डॉक्टर बन जाओ, या कुछ IAS बन जाओ, या कुछ ऐसी पोस्ट पाओ जिससे समाज में तुम्हें एक नाम मिले, काम मिले, प्रतिष्ठा मिले। अब उस प्रतिष्ठा के चक्कर में ये सारी घटनाएं कारित होती हैं। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है दीवा से, रश्मि मिश्रा हमारे साथ। जी रश्मि जी, सवाल कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज का सुसाइड का कदम उठा रहे हैं, उन्हें तो माहौल नहीं मिल पा रहा है तो अपने बारे में अपनी बातें शेयर कर सके। अगर घर में ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा तो बाहर मिले, इसलिए अब मतलब कुछ कदम उठाना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल या माता पिता या रिलेशन में किसी से तो शेयर कर सके अपनी बात, तो इससे बहुत फायदा होगा। जी 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 बिल्कुल। संगीता जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि बच्चे अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, एकाकीपन उनमें हावी हो जाता है, और शायद यही वो कदम है, स्थिति है जिसमें वो ऐसा खतरनाक कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये प्रॉब्लम आती ही जब है कि हम बच्चे की ठीक से काउंसलिंग नहीं कर पाते। बच्चे की जो समस्याएं हैं, जो 12th में जब वो स्कूल से कॉलेज में जाता है, अगर वहाँ उसकी रैगिंग भी होती है तो वो घर आके बताए कि मेरे साथ में क्या हुआ, या जो भी बातें हैं वो माता पिता को शेयर करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो रात का खाना भी साथ में खाते हुए और दिन भर की क्या प्रक्रिया रही इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और अगर बच्चा हॉस्टल में है या वहाँ कॉलेज में वहाँ पढ़ने जाता है तो वहाँ उस प्राध्यापक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा वह देखता है क्लास में कि कुछ अलग बैठा हुआ है या और फ्रेंड्स के साथ में अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा है, या डिप्रेशन, ऐसा लगता है कि डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है,
तो ऐसे बच्चों से भी उस प्राध्यापक को भी बात करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए, आपने अच्छा सुझाव दिया, समाधान बातचीत करनी चाहिए लोगों को, इससे शायद रास्ता निकल जाए। राघवेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महानगरों में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? हमने दिखाया, आंकड़े दिखाए, भोपाल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, इंदौर में भी होती हैं, जबलपुर है, सागर, जो बड़े शहर हैं वहाँ ज्यादा है इसका प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, कस्बों में कम है। ये फर्क क्या है आखिर मानसिकता का? देखिए, देहात में और शहरों के बीच में फर्क ये है कि देहात में प्रतिस्पर्धा कम होती है और शहरों में ये कंपटीशन की बात ज़्यादा होती है। असल में एक बीच में विषय आया था कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं लाते हैं और जो वो बनना नहीं, जो खुद नहीं बन पाते वो बच्चों में देखना चाहते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है, हर आदमी अपने बच्चों में अपनी सपने देखता है और ज़्यादातर बच्चे उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन तनाव की जहाँ तक बात है, मेरा कहना ये कि उनकी परवरिश इस ढंग से होनी चाहिए कि वो आपके तनाव को झेल पाए, क्योंकि ये अनादिकाल से है कि हर माँ बाप अपने बच्चों में वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो वो नहीं खुद ना कर पाते हैं। तो ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं या नहीं करते। होता ये अधकचरा मामला ये कि हम अपनी अपेक्षाएं तो लाते हैं लेकिन उनको तैयार नहीं कर पाते, इस वजह से वो इस तरफ जाते हैं आत्मघाती कदम पर। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो बच्चों में बात आ रही है, एक सर्वे आया था कि जो कंपनियाँ होती है बड़ी बड़ी, जो अपने यहाँ लोगों को चयन करती है, कैंपस सिलेक्शन करती है, वो टॉप 10 बच्चों को नहीं ले रही हैं आजकल। उनका मानना है कि जो टॉप 10 बच्चे हैं वो पढ़ाई के बहुत ज़्यादा माने किताबी कीड़े हो जाते हैं, उनको दुनिया से मतलब कम होता है। तो वो कंपनियां अब ये मानती हैं कि जो 10 के बाद जो बच्चे हैं टॉप 10 के बाद, उनको ले ताकि वो ऑफिस के काम के अलावा दुनियादारी के मामले में पारंगत हो और एक्सपर्ट हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के काम ऐसे होते हैं जो किताबों के अलावा, अकाउंट्स के अलावा लोगों से इंटरेक्शन के भी होते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि वो प्रेशर ना बनाएं और ये भी ना कहे कि वो टॉप 10 बच्चों में आए। बिल्कुल, वो सिर्फ ये बताएं कि उनको पासिंग मार्क्स भले आ जाए तो काम चलेगा, लेकिन जीवन के कंपटीशन की तैयारी करें, वो एग्जाम की तैयारी। आप मार्कशीट के नंबरों पर जाएंगे तो बच्चे अक्सर फंदे पर झूलते हुए मिलेंगे या जहर खाकर मरते हुए मिलेंगे। राघवेंद्र जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सिलवानी से, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, सवाल कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, सबसे पहले तो प्रभु पटेरिया जी को, स्वराज एक्सप्रेस को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप समसामयिक विषय पे ऐसे विचार गोष्ठी करते हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, स्वराज एक्सप्रेस जनता का चैनल है और जनता से जुड़े विषय ही उठाता है। आपको हमेशा ऐसे ही विषय मिलेंगे जिस पर आप भागीदारी कर सकें। जी, सवाल कीजिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अब हम राघवेंद्र जी से ये सवाल करना चाहेंगे, क्या इसके पीछे पारिवारिक संस्कारों की कमी है क्या? जी, हम जवाब दिलाते हैं। राघवेंद्र जी, सवाल आपसे ही है, राघवेंद्र जी का भी सवाल है कि बिल्कुल संस्कार की कमी। आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि परिवार के संस्कार ही इसमें बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चों को फाइटर जो बनाते हैं, जीवन में जो विसंगतियाँ होती है, जो अवगुण होते हैं, उसे लड़ना बच्चों को परिवार से मिलता है। माताएं बच्चों को कहानी सुनाती थी पहले, पिता बच्चों को कहते थे कि बेटा कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको बुरे कामों से बचना है। अब वो चीज़ें खत्म होती जा रही, क्योंकि माता पिता दोनों ही अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चे इस समय मानसिक रूप से, मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, मानसिक रूप से लावारिस हो गए हैं और भावनात्मक रूप से भी वो आहत हैं। इसीलिए आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है या जो आत्मघात है, ये बढ़ता जा रहा है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इंदौर से राजीव साहू हैं। जी राजीव जी, सवाल कीजिए अपना। सर, मेरा सवाल संगीता जोशी मैडम से है। जी, क्या आत्महत्या से अच्छा संन्यास नहीं है? संगीता जी, सबसे पहली बात है कि जैसे संस्कार की बात कही है, तो हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें, एक नैतिक शिक्षा दें। और मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा जगत में संविधान को भी जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य है और भारत माँ के लिए प्रेम उस बच्चे के मन में हो और उसे बताया जाए कि जीवन एक कला है और ये एक रंगमंच है और हमें अपना जो किरदार है, हमें इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करके यहाँ से जाना है। ये संस्कार अगर मिलते हैं और ये संन्यास वाली जो बात है, तो संन्यास भावनात्मक रूप से भी संन्यास होता है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर किसी भी सिचुएशन से अगर वो व्यक्ति फेस कर रहा है तो उसको डिस्कशन करके परिवार में और इसकी काउंसलिंग जो परिवार के लोग हैं वे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये जरूर देखना होता है कि बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो वह किन लोगों से मिल रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है, इसको भी जानना परिवार के लोगों को भी बहुत जरूरी है। जी, संगीता जी, मैं रोकना चाहूँगा, एक दर्शक और हमारे साथ सागर से पप्पू जी। पप्पू जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है जी कि क्या सरकार इसमें
गंभीरता से अपना अगर स्टूडेंटों को देखे, और ऐसा भी हो सकता है कि सर के स्कूलों में स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए पढ़ाई के साथ, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान बढ़ता है उसमें। उसमें भी कैरियर है तो उसमें भी बनता है सर, लेकिन सरकार इसमें भागीदारी ईमानदारी से निभाए तो हो सकता है इन बच्चों। ठीक है पप्पू जी, हम जवाब दिला रहे हैं। जी संगीता जी। मैं इसमें बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसमें स्पोर्ट्स और संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, हमारे पूर्वज भी ये वाली बात कहते हैं कि संगीत में सारा टेंशन रिलीज हो जाता है। जो जिसको भी टेंशन हो, और स्टूडेंट्स को तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स खेल में। जी मैं चाहूंगा कि आप जरा डिफाइन करें कि संगीत कौन सा, जो आजकल जो पॉप रैप चल रहा है, ये संगीत उनका डिप्रेशन दूर करेगा या डिप्रेशन बढ़ाता है? नहीं, देखिए संगीत की अलग अलग विधाएं होती हैं, और संगीत में हम पॉप के लिए बात करें या हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, हमारा जो इंडियन म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत है, इसको सुनना और इसको खुद कोई गिटार बजाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या कोई नृत्य करता है, भरतनाट्यम या अलग अलग जो कथक रहते हैं, तो संगीत के माध्यम से जुड़ना, सरस्वती माँ का जो वरदान होता है, संगीत के माध्यम से अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो वो काफ़ी टेंशन रिलीज कर सकता है। और खेल में भी अगर कोई बच्चा दक्ष है तो उसके अंदर एक जो कंपटीशन की जो भावना रहेगी या जो गुस्सा रहेगा, वो खेल के द्वारा निकले। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर है और वो चाहता है कि मैं मतलब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वो बहुत अच्छा क्रिकेट बैटिंग करके 6 मार के भी अपना गुस्सा कर सकता है। तो इस तरह से वह अपने कॉलेज के लिए भी एक अच्छा प्लेयर बनेगा। तो खेल और संगीत इसके माध्यम से। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ, खोरई से पवन जी। पवन जी सवाल कीजिए। जी सर, जो आप जिस तरह से कर रहे हैं ना आत्महत्या पर, इसमें गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या गीता के ज्ञान से ये सारी डिप्रेशन और जनित बीमारियां दूर हो सकती हैं? देखिए, 2 बातें बताना चाहूंगा। एक दर्शक ने आपसे पूछा है कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं इसको रोकने के लिए। तो हमारे जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके अंदर स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी एक अवयव है, उसका अंग है, जिसके अंदर जैसा पाया गया है कि 20% बच्चे जो होते हैं किसी भी स्कूल में, कोई सा भी स्कूल हो, सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। तो इस स्कूल मेंटल हेल्थ का पर्पज ये है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको उचित काउंसलिंग और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि वो कोई आत्मघाती कदम भविष्य में ना उठा पाए, पहला जो है। और दूसरा जो है म्यूजिक थेरेपी, ये सब जो थेरेपीज होती हैं, इनका योगदान देता है मेंटल हेल्थ के लिए, ये अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि एक जो आत्महत्या है ये बहुआयामी समस्या है। इसके पीछे मानसिक कारण है, सामाजिक कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, आर्थिक कारण है, स्कूल का बर्डन है, बढ़ती हुई स्ट्रेस है, बढ़ता हुआ अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और जो आजकल जो लिबरेशन हुआ है और जो मीडिया है, प्रिंट है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि लोग प्रेरित होते हैं और सुसाइड के लिए इतने खतरनाक कदम उठाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं प्रार्थना जी आपसे जानना चाहूँगा, एक 8 साल 9 साल का बच्चा यदि आत्महत्या का कदम उठाता है तो शायद उसके अंतर्मन से तो ये उसको सबक नहीं मिलता कि उसको आत्महत्या के लिए क्या उपाय करना है। शायद कहीं ना कहीं दोष मीडिया का, समाज का भी है कि हम वो लिखते हैं, हम बताते हैं कि किसी फलाने व्यक्ति ने किस तरीके से आत्महत्या की, उसका कारण क्या था। शायद ये हम बताते हैं उसको कि वो कोई बच्चा फेल हो गया था परीक्षा में, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, रेल की पटरी पे सो गया। तो कहीं ना कहीं दोष मीडिया का भी है। क्या सुधार के उपाय होना चाहिए, हमको कहाँ तक सीमाएं क्या होनी चाहिए इस सारे मामलों में? डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया कि क्या क्या कारण होते हैं। एक कारण नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सही है क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। 5वीं का छात्र, 3री का छात्र जो है वो सुसाइड कर रहा है क्योंकि वो मीडिया में बहुत कुछ देख रहा है। आजकल बहुत सारे क्राइम सीरियल आ रहे हैं, क्राइम सीरियल में बच्चा जो है वो देखता है। और अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी मेरे ख्याल से इंदौर में या कहीं पर, जहाँ था कि उन्होंने घटना से प्रेरित होके पूरा जो है वो प्लान किया कि कैसे हम मर्डर करेंगे। तो इस तरह की चीज, या कैसे हम चोरी करेंगे, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। बच्चे जो क्राइम पेट्रोल से या जो दूसरे सीरियल्स आ रहे हैं उनसे देखकर सीख रहे हैं और अपना रहे हैं, और वो ये नहीं समझते कि ये चीज़ों से कितना नुकसान होता है, परिवार को होता है, क्योंकि सिखाया नहीं जाता। अब ऐसी परिस्थितियों में फिर परिवार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए कुछ तो एक लाइन बनाए कि बच्चे क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। अगर बच्चा कहीं गलती से देख भी रहा है तो बच्चे को समझाना जो है
वो हमारी जिम्मेदारी है। हमको वो बताना होगा कि ये सही नहीं है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है ये भी, क्योंकि सिर्फ हम कह देंगे सही नहीं है और इसको बंद करो तो शायद वो उत्सुकता होगी और वो उत्सुकता का परिणाम गलत भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको उसको समझाना भी होगा। निश्चित इस चीजों को राघवेंद्र जी से जानना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, जो हाल ही घटना का जिक्र कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल वाली, गुजरात की घटना थी। बहन ने भाई को जो है आंख मिचौली खेलने का बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसी घटनाएं समाज में जो सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीवी से सीख रहा है, सीरियल आ रहे हैं ऐसे, तो सरकार की तरफ से कोई उपाय है क्या इसको रोकने के लिए? क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, लोग ऐसी चीजें उनको ना दिखें मनोरंजन के साधनों में? देखिए, सरकार की इसमें कोई बहुत ज़्यादा भूमिका मुझे लगती नहीं है, क्योंकि मीडिया हमारे देश में स्वतंत्र है और उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जो मीडिया में लोग काम करते हैं वो खुद बहुत जिम्मेदार होते हैं, और कई बार ऐसी उनसे हालांकि चूक हो सकती है कि वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया। जैसे क्राइम पेट्रोल, आपने एक सीरियल का नाम लिया, एक जो भी सूचना ताजा घटना है। कुल मिलाकर हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, और इसमें सरकार की भूमिका कम होगी बल्कि मीडिया की हमारी अपनी ज़्यादा होगी। अगर हम ये जिम्मेदारी इसका वहन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी अखबारों में और मीडिया में शुरू हुई हैं। एक तो सकारात्मक खबरों को बहुत दिखाना चाहिए, ऐसी खबरें जिससे लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बढ़े, सकारात्मक हो और जीवन को जीने की और जीवन में अच्छा करने की बात है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा अपने बच्चों को लेकर हमें बॉटम लाइन फिक्स करना चाहिए। लोग हाइपर साइड तो बहुत जाते हैं कि हमको 100 में से 100 नंबर चाहिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो हमें सेंचुरी चाहिए। मेरा कहना है कि आप बच्चों से कि मेहनत आप पूरी करें, उनके लिए सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराएं, और कह दीजिए कि अगर 33% मार्क्स आते हैं तो हमें मंजूर है। अगर इससे कम आएंगे तो आप जरूर उन पर असंतोष जताइए, नाराजगी जताइए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बोलिए कि 0 से कम बनाओगे तो हमें आपत्ति होगी। तो आप ये मान लीजिए कि उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, और पढ़ने और खेलने के मामले में उनके प्रदर्शन उत्कृष्ट होंगे और लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए राघवेंद्र जी, आपने जो सवाल उठाया इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक सागर से केपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी केपी जी, सवाल कीजिए। लगता है संपर्क कट गया। गुना से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनील जी, सवाल कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था सर जी, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके लिए सरकार कुछ भी टीवी पे देखने लायक या कोई भी ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं चलाती जिससे कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आज के लड़कों में कम हो सके सर? जी राघवेंद्र जी, सवाल वही घूम फिर कर वापस आ रहा है। वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सरकार की भूमिका बहुत कम है, समाज की ज्यादा है, माता पिता की ज्यादा है, उनके परिवार की ज्यादा है। संगीता जी से जान लेते हैं इस बारे में। संगीता जी, कानूनी पहलू क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इस बारे में गाइडलाइन? देखिए, इस बारे में एक गाइडलाइन ये तय होनी चाहिए कि जितने हमारे मध्य प्रदेश के जितने थाने हैं उनके सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी थी कि वहाँ कितना परसेंटेज अपना क्राइम का है, और देखा जाए कि एज कौन कौन सी है, उसका एज फैक्टर। और दूसरा, क्योंकि बाल क्राइम में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जाता जा रहा है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और दिमागी रूप से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसका जो और डोमेस्टिक वायलेंस में देखा जाए तो महिलाएं भी बहुत हर दूसरे या तीसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हमें परसेंटेज ऑफ रेशो आंकड़े देखने होंगे और समस्याओं को इस तरह से सुधारना होगा। और इसमें हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसमें अपने अपने सुझाव रख सकते हैं, और इसमें कार्य करने में हमें सभी का सहयोग से कार्य करना होगा, चाहे वह महिला एडवोकेट हों या डॉक्टर हों, मनोचिकित्सक, इस तरह से जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, और इन लोगों हमारा सभी का और मीडिया वर्ल्ड, हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक रीज़न नहीं है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, और कहीं ना कहीं थोड़ा अगर बच्चों से बात करते हैं और वे पढ़ रहे हैं तो आरक्षण भी एक मुद्दा हो सकता है। अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग उनके टॉपिक्स होते हैं, जिसके कि हर व्यक्ति की एक अलग समस्या है, सबकी अलग समस्या है। हम किसी एक समस्या को, किसी एक केस को हम दूसरे केस से रिजेंबल नहीं कर सकते। सभी की अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है और उसको हमें डिफाइन करना होता है। तो इसलिए हमें सारा क्राइम रेशियो देखना होगा, और मेनली हम इसको रोकने की जो रोकथाम हम कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करें कि इसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। जी संगीता जी, संगीता जी, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ आगर मालवा से, दिनेश जी। दिनेश जी, सवाल कीजिए। हेलो जी। हेलो जी दिनेश जी, सवाल कीजिए अपना।
लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा दिनेश जी से हमारा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे उपायों पे चर्चा हो गई है, लेकिन वाकई में यदि ये बीमारी है तो इसके सिम्टम्स कैसे नजर आएंगे? कैसे माँ बाप समझेंगे कि उनका बच्चा डिप्रेशन में इस स्थिति में जा रहा है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा ले? कैसे टीचर समझ पाएंगे? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो। अगर घर वाले या पत्नी या पति को देख करके बता सकती है, या माँ बाप बच्चे को देख के बता सकते हैं कि हमारा बच्चा ये आत्मघाती कदम उठा सकता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है बच्चे की सेंसिटिविटी देखना, बच्चे की संवेदनशीलता के बारे में माँ बाप को ज्ञान होना चाहिए। अगर बच्चा जो कि हंसमुख था, सबसे मिलता जुलता था, दोस्तों से बात करता था, अगर वो अचानक अकेला रहना शुरू कर देता है, वो बच्चा टेंशन में रहता है, उसको नींद नहीं आती है, उदास सा रहता है, हमेशा चिड़चिड़ाहट सा होती रहती है, उसको खाना वाना नहीं खाता बराबर, सोता बराबर नहीं है, आत्मविश्वास कम हो गया है, और इसके साथ साथ वो बाकी लोगों से अलगाव हो रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, अपने आप में खोया रहता है। और कई बार ऐसा है कि वो सोचता रहता है कि भाई टीवी पे देखता रहता है, या बार बार वो गूगल करता है। कई बार ये भी देखने में आया, बच्चे जो हैं सुसाइड करने के पहले गूगल करते हैं, सुसाइड के तरीके खोजते हैं। और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, पर्टिकुलरली जब एग्जाम का टाइम आता है या परीक्षा या कोई तनाव की बात आती है, तो बच्चों के साथ में रहना चाहिए, बच्चों से बात करते रहना चाहिए, और उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में बात करना चाहिए, साथ में समय व्यतीत करना चाहिए बच्चे के साथ में। अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब दिखता है, या उसके अंदर ऐसा कोई भी असामान्य बात वो पाते हैं उसके व्यवहार में, जो कि बातें पहले नहीं थी, तो उसको फौरन उचित डॉक्टर से मिलना चाहिए, उचित सलाह लेना चाहिए, और उसमें देर नहीं करना चाहिए। हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि परीक्षाएं हों या कोई भी स्ट्रेस वाली जब घटना घर में होती है, तो किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो है कि हमें प्रिवेंशन के लिए भी कोशिश करना चाहिए। और जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमें हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, एक सामाजिक लेवल पे भी, एक ऑक्यूपेशन जहाँ आदमी काम करता है, जहाँ वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि बहुत से लोग बहुत तनाव में रहते हैं, और वर्क के टाइम भी कई बार लोग ऑफिस में ही सुसाइड कर लेते हैं या घर में जाके कर लेते हैं, तो हमें उस लेवल पे भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, लीगल एस्पेक्ट में आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो है पहले आत्महत्या की कोशिश करना, उसको कानून रूप से अपराध माना जाता था। अब उसको जो है वो सेक्शन था, उसको डिलीट कर दिया गया है आईपीसी में, और अब इसको अपराध नहीं माना जाता। पहले इसमें 1 या 2 साल की सजा भी हो जाती थी जो आत्महत्या की कोशिश करता था, अगर पुलिस द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करती थी। जैसे हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में रोज कम से कम 4-5 लोग आत्महत्या की कोशिश करते हुए रोज ही आते हैं, और वो कई बार डर के मारे कि पुलिस पकड़ लेगी, हमारे ऊपर केस लगेगा, तो वो सच्ची बात भी नहीं बताते हैं। कहते नहीं साहब, वो तो गलती से पी लिया था, गलती से हमने ये कर लिया था। ये कल की बात है, 10th क्लास का बच्चा था, वो एग्जाम में फेल हो गया, उसके फादर ने उसको थोड़ा सा डांट दिया, और उसने घर में जो गांव का बच्चा था, उसने जो सल्फाज रखी थी वो उसने खा ली उसी समय। तो हमें हर लेवल पे जागरूकता पैदा करना पड़ेगी, और हमें थोड़ा सा मीडिया के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, एक बार एक पिक्चर आई थी एक दूजे के लिए, या पहले कोई जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एन टी रामाराव या रामचंद्रन जी, तो उस समय जब भी वो बीमार पड़ते थे तो कई लोग सेल्फ इमोलेशन किया करते थे, आत्महत्याएं करते थे, और पिक्चर के टाइम भी बहुत लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसको कि हम बोलते हैं कि रोमांटिसाइजेशन ऑफ द सुसाइड। तो एक प्रकार का मास हिस्टीरिया हो जाता है, और ये एक प्रकार से अगर आप किसी भी सुसाइड के केस को बड़ा चला के दिखाते हैं, बार बार प्रिंट में आता है, बार बार लोग उसको देखते हैं, तो जिन लोगों के अंदर प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति बाहर आ जाती है, और वो लोग जो सुसाइड नहीं कर रहे होते हैं वो भी कर लेते हैं। प्रार्थना जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई जो कारण थे, उपाय। इसमें से बहुत सारी माँ बाप बच्चों को परवरिश करते हैं, पालते हैं बचपन से, तो उनका व्यवहार, आचार विचार, वो सब चीजों से परिचित होते हैं। फिर चूक उनसे कहाँ हो जाती है? क्यों वो भूल जाते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चला गया है? क्यों उस पर ऐसा इतना दबाव डालते हैं कि वो ऐसा खतरनाक कदम उठा ले, और ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम चर्चा करने को मजबूर होते हैं? कहीं पर हम जो है वो लॉन्ग टर्म जो परिणाम है उस पर नहीं सोचते, हम इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं, हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, हमारा जो दबाव बन रहा है उसके क्या परिणाम, उस पर माँ बाप नहीं सोचते हैं। अभी धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, जैसे मेरी बेटी भी 10th में, और स्कूल का एक्सपीरियंस बता रही है कि टीचर बोल रहे हैं कि अगर माँ बाप दबाव बनाएं तो तुम लोग माँ बाप से कह देना कि आप अपना समय याद करो,
और हम कर लेंगे, अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी इस तरह का धीरे धीरे वातावरण बन रहा है। तो स्कूल में भी इस तरह के सहयोग की जरूरत है, घर में भी माँ बाप को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर शुरू से सिर्फ एग्जाम टाइम में नहीं, जिस समय भी बच्चा पढ़ रहा है या जिस समय भी कोई बच्चा परिवार में है, उस समय से ही कि जैसा भी होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि गलत भी करोगे तो आकर बताओ, ताकि हम तुमको सही रास्ता बता सके और डांटेंगे नहीं, समझाएंगे गलत क्या। मेरा बेटा छोटा है, उसको भी बोलते हैं, बेटी भी उसको भी बोलते हैं। तो एक ये विश्वास कि कुछ भी होगा हम बताएंगे, और उसमें मुझे जो है वो अगर डांट भी पड़ेगी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे हित का होगा। ये थोड़ा समझाने की जरूरत है, और शायद इससे एक बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है। राघवेंद्र जी, क्या सोचते हैं आप इस मामले में? मैंने जो पहले भी कहा कि हमेशा बच्चों को आप पढ़ाइए बहुत अच्छे दर्जे का, लेकिन उनको बॉटम लाइन पर रखिए कि आपकी जो स्थितियाँ हैं वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या का 90% समाधान अपने आप हो जाएगा। आप उनको बताइए कि जितनी भी दुनिया में लोग हैं उनके 50% मार्क्स हैं या वो 12th तक पास हैं, लेकिन उनके यहाँ मेरिट वाले लोग जो टॉप करते हैं वो उनके यहाँ नौकरी करते हैं। तो नंबर जीवन में बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल ये कि जीवन को आप कितने नंबरों से जी रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। संगीता जी, जैसे एंटी रैगिंग का कानून बना, वैसा ही ऐसे कुछ कानून बने हैं कि बच्चों पर इतना दबाव न डाल सके, ऐसा कहीं कोई गाइडलाइन हो सकता है कोर्ट के ध्यान में आए? क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं जिन पर अदालतों से बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आए जो समाज के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। तो कहीं इस बारे में, कहीं इस दिशा में कहीं पर कोई प्रयास आपको नजर आता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस और भी हम लोगों की हर 7 दिन में 15 दिन में हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट के लिए काफ़ी कुछ जो समाज में जो समस्याएं चल रही हैं या हमारे जो मैटर्स आते हैं उनमें कुछ नया हमको देखने को मिलता है। तो इस बारे में हम लोग अपने व्यूज़ देते हैं और उनको ही वहाँ पर देखते हुए फिर उनमें अमेंडमेंट आते हैं संविधान में। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर क्यों रहे हैं। इस पॉइंट पे जाते हुए हम ये देखेंगे कि आत्महत्या का रीज़न क्या है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि अलग अलग स्टेज की, अलग अलग एज की अलग अलग अपनी एक समस्या होती है। तो हम किसी एक समस्या को दूसरी समस्या से रिजेंबल नहीं कर सकते। इन सबके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह ये है कि हमें आत्मनिर्भरता का और एक उत्साह बच्चे के अंदर, हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको भरना होगा। और जिस तरह से मोटिवेशनल हम ट्रेनिंग्स होती हैं, या एक जैसे हम उदाहरण देके भी समझा सकते हैं कि जिस तरह हम अमिताभ बच्चन का ही उदाहरण लें कि भाई वो शुरू में उसने फिल्म बनाई तो वो हिट नहीं हुआ, लेकिन आज वह एक फिल्म इंडस्ट्रीज में उनको सफलता का रास्ता मिल जाता है। तो इस तरह से हम बच्चे को ऐसे उदाहरण देकर, सचिन तेंदुलकर का उदाहरण, हम ऐसे उदाहरण देकर एक बच्चों को हम अगर मोटिवेशनल एक गाइडेंस दें तो इससे काफ़ी कुछ सुधार उनकी सोच में होगा और उन्हें एक संस्कारिक रूप से एक जीवन जीने का तरीका सिखाएं। उन्हें ये बताएं कि शिक्षा एक इसका शिक्षा का कोई किताब पढ़ने से मतलब नहीं है। शिक्षा हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें शिक्षित होना होगा और एक सामाजिक होकर हमें जीना होगा। जब बच्चा सामाजिक होकर जिएगा तो इस तरह की कोई भी कृत नहीं करेगा और समाज के लिए वह और भारत माँ के लिए उसे जीना बताएंगे हम कि हमें आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है, उसे कुछ देना है। और तो अपने लिए भी करे, वो समाज के लिए भी करे। नहीं, जब अपने परिवार और समाज के लिए वह सोचेगा, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करने के लिए सोचेगा, तो वह ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। तो इस तरह से हमें काउंसलिंग बच्चे की करनी चाहिए। अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमने अभी दिखाया था शुरू में, सबसे ज़्यादा आत्महत्या के जो मामले हैं वो 21 से 25 साल आयु वर्ग में हैं। उसके बाद जो है 16 से 20 साल के आयु वर्ग जो है उसमें ज़्यादा है। ये एक वो उम्र है जो सबसे दुखदाई होता है किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाए इस उम्र का। तो इस उम्र में क्यों इतनी एंजाइटी होती है? ये जो सुसाइडल डिसऑर्डर है यही इस उम्र में ज़्यादा क्यों दिखता है तीव्रता से? ये जो आपने बात बताई, ये इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है और ये जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इस समय एक बच्चा जो है एक एडल्टहुड के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। उसके शरीर में, उसके दिमाग में, उसकी भावनाओं में और उसके ओवरऑल एनवायरनमेंट में एक परिवर्तन होता है। जैसे आदमी जब शादी करता है तो भी उसके अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं।
जब आदमी सर्विस में जाता है, नौकरी में जाता है, तो परिवर्तन होते हैं। जब आदमी रिटायरमेंट होता है तो भी उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। तो ये स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर कि सुसाइड का अनुपात बढ़ जाता है। रिटायरमेंट के टाइम भी बढ़ता है और जब आदमी माइग्रेट करता है तो भी बढ़ता है। तो इस उम्र में न्यूरोकेमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर बहुत होते हैं और न्यूरोकेमिकल चेंजेस के कारण ये आदमी के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उस कारण एक कंपटीशन भी बढ़ता है उसके अंदर। दूसरा उसको रहता है कि अनिश्चितता उसके जीवन में जाती है। उसको मालूम नहीं रहता है कि उसको जो वो पढ़ रहा है उससे कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई जीवन में वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस उसके अंदर हो जाती है कि वो कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा जीवन में, ये एक बात रहती है। दूसरा, वो डिसीजन नहीं ले पाता। कई बार जो बच्चों की ये उम्र होती है उसे बनना क्या है, उसे करना क्या है, तो कैरियर भी वो चूज नहीं कर पाता है और अनिश्चितता भी रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी